वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फंडामेंटल्स, जहाँ पर हम टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और आज हम बताएंगे ऑनलाइन प्रोसेस टू ओपन नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट। इस प्रोसेस को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम है क्या, और इसे जानने के लिए हम आपका ध्यान यूनियन बजट 2015-16 की ओर लेके जाना चाहेंगे, जिसने नेशनल पेंशन स्कीम को पॉपुलराइज करने में बहुत मदद करी। हम अपनी टाइमलाइन को दो भागों में बांटते हैं, एक प्री यूनियन बजट 2015-16 एरा, एक पोस्ट यूनियन बजट 2015-16 एरा। बजट 2015-16 से पहले सेक्शन 80C एंड इट्स सबसेक्शन के अंडर इनकम टैक्स रिबेट की मैक्सिमम रिबेट ₹1.5 lakhs थी, which a person can claim in a particular taxable year in its total income for tax purposes. This was the only section which helped an individual and salaried person for income tax purpose under the current Income Tax Act. यूनियन बजट 2015-16 ने सेक्शन 80C के अंदर एक नया सब क्लॉज ऐड कर दिया, जिसे हम सेक्शन 80 CCD1B भी जानते हैं, और इसके तहत टोटल टैक्सेबल रिबेट इंक्रीज फ्रॉम ₹1.5 lakhs to ₹2 lakhs if a person used to invest extra ₹50,000 in pensionable schemes like NPS and Atal Pension Yojana. So this union budget by individuals and salaried person, as it helped increase the tax saving on their total income from ₹1.5 lakhs to ₹2 lakhs. आइए अब जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम पे रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि एक पर्सन 18 से 65 ईयर्स के एज के बीच में ही होना चाहिए टू रजिस्टर फॉर NPS अकाउंट ओपनिंग। सेकेंडली, ही शुड हैव Aadhaar card for eKYC registration. Next, a PAN card linked to a bank account. Then, internet banking service from a nationalized bank like State Bank of India, Punjab National Bank, ICICI Bank, Axis Bank, etc. Next, he should have a cancelled check of the nationalized bank whose internet banking service he is availing. And lastly, a photograph and e-sign availability for uploading on the website of NSDA. आइए दोस्तों, अब सीधा लेके चलते हैं आपको ENPS अकाउंट खोलने की प्रक्रिया की ओर। इससे पहले इसके लिए हम NSDL की वेबसाइट पे जाते हैं फॉर NPS रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको दो टैब दिख रहे होंगे, एक नेशनल पेंशन सिस्टम, एक दूसरा अटल पेंशन योजना। बिकॉज हम नेशनल पेंशन सिस्टम में ही रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस टैब and go to the tab for registration. अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसको थोड़ा विस्तार में जाने की कोशिश करते हैं। कोई भी एप्लीकेंट who chooses to register for NPS can be an individual. His corporate can also register for him, and then government can also register for those employees who are government employees. Secondly, a person who is eligible to register for NPS can be a citizen of India, can be an NRI, or can be an overseas citizen of India also. इसे रजिस्टर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आधार कार्ड की सहायता से आप रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरा पैन कार्ड की सहायता से रजिस्टर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जानने के लिए आपको बहुत गौर से सुनना होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यू कैन इन्वेस्ट इन Tier 1 एंड Tier 2 अकाउंट, एंड सेकेंडली यहाँ पर लिखा गया है कि यू कैन इन्वेस्ट इन Tier 1 अकाउंट ओनली। सो दोस्तों, ये जानना बहुत आवश्यक है कि NPS के अंदर आपको सिर्फ Tier 1 अकाउंट में ही 50,000 की सेविंग्स मिलती है। अगर आप Tier 2 अकाउंट में कुछ सेविंग करते हैं तो डेट इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। सेकेंडली, Tier 2 अकाउंट में आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपने Tier 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करा। सो अकेले आप Tier 2 अकाउंट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। दोस्तों, Tier 2 अकाउंट अब दिया क्यों गया है? Tier 2 अकाउंट इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए एक पर्सन NPS में ही इन्वेस्ट करना चाहता है, तो Tier 1 अकाउंट में वो 50,000 इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके अंदर टैक्स सेविंग मिल सकती है, और 50,000 के ओवर एंड अबव ही वांट्स टू इन्वेस्ट, देन ही कैन इन्वेस्ट इन Tier 2 अकाउंट, जो वो पैसा कभी भी निकाल सकता है, और इट इज नॉट फॉर पेंशन पर्पस। सेकेंडली,
इस पे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने बोला कि हम आधार कार्ड से आज रजिस्टर करेंगे, तो हमने आधार कार्ड चूज करा है और अब हम आधार कार्ड डाल के रजिस्टर करने की प्रक्रिया देखते हैं। रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब एनपीएस की वेबसाइट आपसे काफी तरह तरह की डिटेल्स मांगेगी, जो कि सबसे पहले टैब में आपको पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जो कि आपका नाम, आपका जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स इस पेज पे डाल देंगे तो आपकी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस टाइप का एक मैसेज स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। इसके बाद सेकंड टैब में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरने की आवश्यकता होगी फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। इसके बाद आपको स्कीम एंड नॉमिनेशन डिटेल भरने के लिए एनपीएस की वेबसाइट पूछेगी। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चुनना है। एनपीएस के अंडर 7 फंड मैनेजर्स ने रजिस्टर कर रखा है, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट फंड, आईडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट फंड, कोटक महिंद्रा पेंशन मैनेजमेंट फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई एंड यूटीएफ रिटायरमेंट पेंशन फंड है। आप इसमें से कोई भी सूटेबल पेंशन फंड चुन सकते हैं। अब आपको ये पूछा जाएगा कि आप ऑटो स्कीम चुनना चाहेंगे या एक्टिव स्कीम चुनना चाहेंगे। आइए बताते हैं इसके बीच में क्या डिफरेंस है। एनपीएस आपका पैसा 3 हिस्सों में बांटता है। पहला इक्विटी, दूसरा बॉन्ड मार्केट और तीसरा गवर्नमेंट फंड्स। इसमें से सबसे रिस्की इक्विटी मार्केट्स हैं और लीस्ट रिस्की गवर्नमेंट फंड्स हैं। अगर आप ऑटो फंड्स चुनते हैं तो फंड मैनेजर आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपकी एज के अनुसार, मान लीजिए आप एक 25 साल के नौजवान हैं और आप एनपीएस में रजिस्टर करना चाहते हैं, बिकॉज रिटायरमेंट तक आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो शुरुआती दौर में फंड मैनेजर आपका पैसा इक्विटी में ज़्यादा लगाएगा विज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। इसमें भी आप 3 ऑप्शन चुन सकते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। मान लीजिए मैं एग्रेसिव चुनता हूँ। एग्रेसिव में ये स्कीम आपका पैसा इक्विटी में 75% लगाएगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 10% लगाएगी और गवर्नमेंट बॉन्ड में 15% लगाएगी। अगर आप मॉडरेट चुनेंगे तो इक्विटी का पोर्शन कम हो जाएगा और फंड मैनेजर इक्विटी पोर्शन में आपका 50% पैसा लगाएगा, 30% पैसा आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाएगा और गवर्नमेंट स्कीम्स में 20% लगाएगा। और आप कंजर्वेटिव चुनते हैं तो आपका फंड एलोकेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बढ़ जाएगा। एक्टिव स्कीम में आप खुद चुन सकते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन आप चारों स्कीम्स में डालना चाहेंगे। मान लीजिए आप इक्विटी में 75% डालना चाहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 5% डालना चाहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी 5% डालना चाहते हैं और ऑल्टरनेट फंड्स आइडिया जैसे कि इनविड एक्सेट्रा में आपका बाकी एलोकेशन डालना चाहते हैं, तो ये फंड आपका फंड पैसा इस अनुसार ही एलोकेट कर देगा। हेंस आपके पास 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। एक ऑटो, जिसमें फंड मैनेजर आपकी एज के अनुसार रिस्की एसेट्स और नॉन रिस्की एसेट्स में फंड एलोकेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन ऑफ एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव विच यू चूज। एंड एक्टिव में आपको फंड मैनेजर को खुद बता सकते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ का एलोकेट करना चाहते हैं। इसके बाद आता है नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स भरना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को ही सारा पैसा एनपीएस स्कीम के अंडर एलोकेट हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि हमने बताया कि आप पैन कार्ड और कैंसिल चेक की डिटेल्स भरने के लिए आपको बोला जाएगा, जिसकी साइज आप 4 KB से 2 MB के बीच में ही रखिए, सो दैट ये इजीली अपलोड हो जाए आपकी वेबसाइट। इसके बाद आपको अपनी फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स डालनी पड़ेंगी एंड लास्ट में आप पेमेंट कर सकते हैं एनपीएस के अंडर फॉर सक्सेसफुल इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस स्कीम्स। पोस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि प्रैन नंबर होता है, वो एलोकेट हो जाएगा अंडर एनपीएस स्कीम। दिस प्रैन नंबर इज सिमिलर टू योर पैन नंबर एंड इट इज एन आइडेंटिटी टू एनएसडीएल फॉर योर एनपीएस अकाउंट।
अगर आप अटल पेंशन योजना भी में इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ अ पैन नंबर जो कि 12 अंकों का होता है वो मिलेगा। पैन नंबर का एक उदाहरण हमने अपनी स्क्रीन पे राइट साइड पे दिया हुआ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एनपीएस पे आप ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। मानते हैं कि ये वीडियो आपको सहायता करेगी टू ओपन एन ई एनपीएस अकाउंट। थैंक यू।